हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल गुंजन ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने प्रोटीन को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो जो लोग पिछला वीडियो देख चुके हैं वो आगे का ये समझ सकते हैं, और जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो चैनल पे जाके सर्च करके देख लें। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, प्रोटीन के अगले टॉपिक पे, प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन के कार्य भी दो हैं, तीन हैं प्रोटीन के कार्य। पहला है निर्माणात्मक कार्य, दूसरा है नियामक कार्य, और तीसरा है हमारा ऊर्जा प्रदान करना। तो जो पहला हमारा है निर्माण का, इसमें हम एक एक का डिटेल करते चल रहे हैं। तो इसमें जो हमारा पहला है निर्माणात्मक कार्य, इसमें इसको भी चार भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें हमारा पहला है शरीर की वृद्धि करना। तो शरीर की वृद्धि करने के अंदर जैसे क्या आता है कि प्रोटीन में जो नाइट्रोजन तत्व वृद्धि में सहायक होते हैं, भ्रूणावस्था से लेकर बच्चे के जन्म तक और उनके पश्चात संपूर्ण जीवन काल तक किसी न किसी अंग की वृद्धि होती ही रहती है। प्रौढ़ावस्था तक जब वो पहुँचते हैं तो उनके नाखून, बाल, त्वचा आदि की वृद्धि के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था के बाद शारीरिक विकास तो होता नहीं है। तो भी हमारे क्या होते हैं, बाल और नाखून, त्वचा, इन सब की वृद्धि, और जब चोट लग जाती है उनके पुनर्निर्माण के लिए, उनकी कोशिकाओं के पुनर्निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है प्रोटीन। तो शरीर की वृद्धि करना। अगला है हमारा इसमें तंतुओं का पुनर्निर्माण। तंतुओं के पुनर्निर्माण में क्या है, शरीर के तंतुओं की क्षतिपूर्ति प्रोटीन द्वारा की जाती है। शरीर के तंतुओं में चोट लगने, जलने, शल्य क्रिया, अत्यधिक व्यायाम के कारण और अत्यधिक कार्य के कारण जो हमारे शरीर में टूट फूट और दर्द होता है, उन सब में कोशिकाओं के पुनर्निर्माण करके, उनकी मरम्मत करके हमारे शरीर को दोबारा स्फूर्तिवान बनाता है क्या, प्रोटीन। अगला है हमारा एंजाइम, हार्मोन व एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना। तो इसमें क्या है कि शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम और हार्मोन की आवश्यकता होती है। ये दोनों ही प्रोटीन के द्वारा बनते हैं। रक्त में जो पाया जाता है ग्लोब्यूलिन, रोग प्रतिकारक का सिद्ध के लिए ही वो जाना जाता है। तो उसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की। तो इसके विपरीत जो उच्च श्रेणी के प्रोटीन के आहार में सम्मिलित करने की क्षमता बढ़ती है, वो भी किसके द्वारा हमें, जो हम लेते हैं प्रोटीन, और उसके जो उस एंजाइम या हार्मोन्स के लिए जो हम उच्च श्रेणी के प्रोटीन लेते हैं, ये उनमें ग्लोबुलिन पाया जाता है। तो ये उनका कार्य करता है। अगला है हमारा अन्य निर्माणात्मक कार्य। अन्य निर्माणात्मक कार्य क्या है, कुछ इम्यूनो एसिड विटामिन के निर्माण का भी कार्य करते हैं। जैसे विटामिन B3 के निर्माण के लिए ट्रिप्टोफैन इम्यूनो एसिड का शरीर उपयोग करता है। मिथ्योनिन इम्यूनो एसिड से शरीर में कोलिन बनता है, जो कि यकृत में वसा के जमाव को रोकता है। निर्माणात्मक कार्य में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि दूध का निर्माण सभी स्तनपायी प्राणियों के आहार के लिए किए गए प्रोटीन का उपयोग दुग्ध प्रोटीन के लिए करता है। तो ये किसका कार्य है, अन्य निर्माणात्मक कार्य में प्रोटीन सहायक करता है। तो दूसरा हमारा क्या है, नियामक कार्य। नियामक कार्य में पहला है हमारा जल के संतुलन का नियमन। तो जल के संतुलन का नियमन कैसे करता है, प्रोटीन रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में उपस्थित रहता है। शरीर की कई क्रियाओं में यह नियमन करता है, मतलब कार्य करता है। यह रसाकर्षण दबाव को बनाए रखता है, जिससे कोशिकाओं के भीतर और बाहर पानी की मात्रा संतुलित या बराबर मात्रा में बना रहता है, उसमें बैलेंस बना रहता है। यह संपूर्ण शरीर में हमारे जिसके माध्यम से जल का संतुलन बनाए रखता है। तो अगला है हमारा बी क्या है, अम्ल व क्षार के संतुलन का नियमन।
इसमें क्या है कि एस्फोटेरिक प्रकृति का होने के कारण प्रोटीन रक्त व ऊतकों में अम्ल व क्षार का संतुलन भी बनाए रखता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन व ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोषों में चयापचय के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ संयुक्त कर उच्छ्वास के साथ बाहर निकाल देती। उच्च श्वास मतलब लंबी सांस के साथ बाहर निकाल देती है। इस तरह से चयापचय से उत्पन्न पदार्थ चाहे वो अम्लीय हो या क्षारीय प्रकृति के क्यों न हो, वो प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर ही मिल करके ही उत्सर्जित किए जा सकते हैं, जिससे अम्ल व क्षार का संतुलन बना रहता है। अगला है हमारा, तीसरा है हमारा ऊर्जा प्रदान करना। तो ऊर्जा प्रदान करने का मतलब क्या है कि वैसे तो ऊर्जा प्रदान करने का मेन कार्य प्रोटीन का नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसके माध्यम से कैसे करता है। जैसे कि ऊपर भी हमने बताया कि प्रोटीन जब हम थक जाते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाएं टूटने फूटने लगती हैं। तो इसमें क्या है, पहला क्या है, प्रोटीन में कोषों का निर्माण करके, और दूसरा है शरीर का संतुलन बनाए रख के। तो प्रोटीन के निर्माण का कोषों में मतलब ये जब हमारा शरीर टूट फूट जाता है और उसमें थकावट लगने लगती है तो उसमें नए कोशिकाओं का निर्माण करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, जैसे कि अभी बताया हमने कि शरीर में जब हमारा प्रोटीन सबसे लास्ट तक बना रहता है, जब हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी होने लगती है, आयरन की कमी होने लगती है, तो प्रोटीन इन सभी का कार्य करने लगता है और जिससे कि हमारे बॉडी में संतुलन बनाए रखता है। तो अगला है हमारा प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग दो हैं, लेकिन जो क्वाशियोरकर, पहला है क्वाशियोरकर और दूसरा है प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से। क्वाशियोरकर मेन रूप से ये प्रोटीन के ही कमी के कारण होता है, लेकिन मरासमस जो है ये जब प्रोटीन व ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है तब होता है मरासमस। तो क्वाशियोरकर को कब इसकी ये पहली बार नज़र में आया है, जैसे 1933 में डॉक्टर सिस्ली विलियम्स ने इसकी खोज की या इस रोग को बताया था। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, वृद्धि का रुक जाना, संपूर्ण शरीर में सूजन आ जाना। अगला है मांसपेशियों का क्षय हो जाना, चंद्रमुख चेहरा का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जैसे कुपोषण का शिकार हो जाता है और चेहरे की कोई आकृति नहीं लगती है। अगला है त्वचा में शुष्कता तथा रंग कणों का जमाव हो जाना। अगला है मानसिक परिवर्तन व चिड़चिड़ापन हो जाना। रक्ताल्पता मतलब रक्त की कमी हो जाना। प्लाज्मा प्रोटीन मात्रा का घटना हो जाता है। अगला है इसमें विटामिन ए व बी कॉम्प्लेक्स की कमी के लक्षण भी देखे जाते हैं। तो अगला है हमारा इसमें मरासमस के क्या लक्षण होते हैं। पहला है इसमें शरीर का तापक्रम, जैसे सामान्य क्या होता है 96 to 98 होता है तापक्रम जो हमारा, तो उसमें क्या है कमी हो जाती है। शरीर का तापक्रम सामान्य से कम होना। शरीर में मांसपेशियों का वसा का गंभीर क्षय मतलब कमी हो जाना। विटामिन ए की कमी से आँखों में परिवर्तन हो जाना। अगला है रक्ताल्पता हो जाना, ब्लड की कमी हो जाना। और अगला है भूख की कमी, भूख न लगना। तो ये क्या हो गए, क्वाशियोरकर के लक्षण हो गए और मरासमस के लक्षण हो गए, जो संभवतः 3 साल तक के। क्वाशियोरकर क्या है, पहले होता है जब प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो ये 1 साल से 1.5 साल के बच्चों को देखने को में ज़्यादा मिलती है। लेकिन मरासमस क्या होता है 2 से लेकर के 3 साल तक के बच्चों में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो आगे है हमारा प्रोटीन का पाचन व अवशोषण और चयापचय कैसे होता है। तो पहले हम आते हैं प्रोटीन का पाचन। इसको हमने इसलिए पॉइंट वाइज करके नहीं लिखा, इसलिए छोटे छोटे में नहीं लिखा, क्योंकि प्रोटीन का चयापचय पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब तक हम इसकी थ्योरी नहीं देखेंगे तब तक ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में या इसके पॉइंट वाइज हमारे समझ में नहीं आते जब तक कि इसको हम खुद पढ़ के ना समझें। इसीलिए हमने इसका पूरा आपको थ्योरी दे दिया है कि जिससे आप इसको पढ़ें और समझें। तो और समझा हम दे रहे हैं। अब पाचन कैसे होता है प्रोटीन का अपने सरलतम रूप अर्थात एमिनो एसिड में परिवर्तन ही प्रोटीन का पाचन है। तो इसका पाचन किस में होता है, हमारा एमिनो एसिड में ही हो जाता है। पाचन की क्रिया मुंह से संभव नहीं हो पाती क्योंकि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यहाँ उपस्थित नहीं रहता है। तो मतलब यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन बनता है कि
पाचन के लिए हमें कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है प्रोटीन के लिए? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अगला है आमाशयिक रस में प्रोटीन का पर क्रिया करने वाले पेप्सिन व रेनिन एंजाइम उपस्थित रहते हैं, परंतु पेप्सिन अक्रियाशील अवस्था में रहता है। आमाशय में ही पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे क्रियाशील रूप में ले जाता है। रेनिन एंजाइम दूध पर क्रिया कर उनके प्रोटीन के केसीन को जमा कर देता है। पेप्सिन की क्रिया से प्रोटीन अपघटित होकर पेप्टोन व पेप्टाइड में बदल जाता है। अमाशय के बाद पक्वाशय तथा छोटी आंत आती है। पक्वाशय के रस में ट्रिप्सिनोजन तथा काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। छोटी आंत से निकलने वाला एंट्रोकाइनेज एंजाइम इन पर क्रिया कर इन्हें अपने क्रियाशील रूप ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन में बदल देते हैं। प्रोटीन पर इन दोनों की क्रिया होती है, परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होते हैं। अंत में आंतों में पाए जाने वाले इरेप्सिन एंजाइम की क्रिया से प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जिसका कि इन्होंने पूरा निष्कर्ष ऊपर ही बता दिया था कि प्रोटीन का अपने सरलतम रूप अर्थात प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, अपने सरलतम रूप एमिनो एसिड में होता है। ये इन्होंने पूरा इसका क्रियाकलाप बता दिया कैसे कैसे क्या होता है। अगला है हमारा प्रोटीन का अवशोषण। प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में प्रोटीन पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत की दीवारों में होता है। छोटी आंत में पाए जाने वाले विलायी प्रोटीन को अवशोषित कर रक्त प्रवाह में पहुंचाते हैं, जहां से ये कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। रक्त प्रवाह से ये यकृत में भी पाए जाते हैं, जहां इनकी विभिन्न चयापचय की क्रियाएं संपन्न होती हैं। अगला है हमारा चयापचय। एमिनो एसिड का 3 तरीकों से शरीर के द्वारा उपयोग होता है। पहला, कुछ एमिनो एसिड से शरीर में प्रोटीन संश्लेषित होता है, जिससे नई कोशिकाओं का बनना, पुरानी कोशिकाओं का पुनर्निर्माण, एंजाइम और हार्मोन का बनना आदि संभव हो पाता है। दूसरा, कुछ एमिनो एसिड अपने एमिनो समूहों का विनिमय कर नए एमिनो एसिड बनाते हैं। और तीसरा, एमिनो एसिड ऑक्सीकृत हो ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा प्रोटीन का चैप्टर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।